यह कहानी एक ऐसे भविष्य की है जहां बहुत सारे मॉन्स्टर्स पूरी दुनिया पर हमला कर रहे हैं, जिन्हें इंसानियत का दुश्मन कहा जाता है। इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए ऐसे बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है जिनके पास विशेष शक्तियां हैं। उन्हें वहां ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उन्हें आने वाली लड़ाई के लिए तैयार किया जा सके। बच्चों की सारी जरूरतें उस आइलैंड पर ही पूरी की जाती हैं, पर इसके बदले में एक शर्त भी रखी गई है कि वे बाहर की दुनिया से जरा भी संपर्क नहीं करेंगे। इस कहानी की शुरुआत में हम उसी आइलैंड को देखते हैं जहाँ स्कूल में एक स्टूडेंट है जिसका नाम नाकाजीमा ननाव है। उसे बाकी स्टूडेंट्स लगातार बुली करते रहते हैं क्योंकि उसके पास बाकियों की तरह टैलेंट नहीं है। जैसे कि यह थूल थूला आदमी जो उसे हमेशा बुली करता है, पर उसी वक्त वहां पर टीचर आ जाता है जो दो स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करता है। इनमें से एक का नाम क्योया है और दूसरी का नाम नाना। जब स्टूडेंट्स उससे पूछते हैं, क्योया अपनी एबिलिटीज के बारे में बताने से सीधा मना कर देता है। जब मोटू उसे डराकर पूछने की कोशिश करता है, वह उसे घूर कर ही डरा देता है। तब भी टीचर कहता है कि क्योया का टैलेंट एक सीक्रेट है, जिससे सभी स्टूडेंट्स सोच में पड़ जाते हैं कि उसकी ताकत सच में खतरनाक होगी। वहीं दूसरी तरफ नाना अपने टैलेंट के बारे में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी और वह अनाउंस करती है कि वह लोगों के दिमाग को पढ़ सकती है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वे मॉन्स्टर के बारे में बात करने लगते हैं और उसकी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। पर तभी वहां मुगाव आकर फिर से उसे बुली करने लगता है और कहता है कि वह मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जरा भी फिट नहीं है। लेकिन तभी नाना उसका दिमाग पढ़ लेती है और कहती है, तुम मेरे सामने इसलिए बुली कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे इंप्रेस करना चाहते हो। मैं पहले ही बता दूं, मैं किसी बुली के साथ बाहर नहीं जाऊंगी। बेचारा मुगाव बिना पूछे ही रिजेक्ट हो जाता है और पूरी क्लास के सामने अपना पॉपट करा बैठता है। आखिरकार जब क्लास शुरू होती है, टीचर सभी को एक क्लास प्रेसिडेंट चुनने को कहते हैं। ये सुनते ही मुगाव अपना हाथ खड़ा करता है क्योंकि उसके हिसाब से वह यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। साथ ही सिया भी अपना हाथ खड़ा करता है जिसके पास आइस को कंट्रोल करने की पावर्स हैं। तभी अचानक से नाना नाकाजीमा का नाम सजेस्ट कर देती है। यह सुनकर वे दोनों ही उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि वे दोनों ही उस टैलेंटलेस नाकाजीमा से कहीं ज्यादा वर्दी हैं। जिसके बाद उन सभी के बीच लंबी चौड़ी बहस छिड़ जाती है। इनसे परेशान होकर क्योया कहता है कि उन तीनों को आपस में लड़ना चाहिए और जो भी जीतेगा वह क्लास प्रेसिडेंट बनेगा। नाना ने उसका नाम क्यों दे दिया, इसकी कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाती है। जब क्लास के बाद नाना उसे फॉलो करने लगती है, वह उसे रिक्वेस्ट करती है कि नाका उसे इस आइलैंड का टूर दे, और क्योंकि नाका का दिल अच्छा है वह मान जाता है। जिसके बाद वे कैफेटेरिया में भी जाते हैं और साथ में खाना खाते हैं, जहां नाकाजीमा उसे उसकी माइंड रीडिंग एबिलिटीज के बारे में पूछता है। नाना कहती है, यह इतना मजेदार भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। जब मैं किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर होती हूँ, मेरा सर घूमने लगता है क्योंकि मुझे इतने सारे लोगों की सारी बातें एक साथ सुनाई देती हैं, और इसी टैलेंट की वजह से मेरा कोई कभी दोस्त भी नहीं बना। इसके बाद वे आइलैंड पर घूमना जारी रखते हैं और जब उनके आसपास कोई भी नहीं होता, नाना नाकाजीमा से उसकी एबिलिटीज के बारे में पूछती है, क्योंकि अगर वह टैलेंटलेस होता तो उसे कभी इस आइलैंड पर भेजा ही नहीं जाता। और उसका शक सही निकलता है। उसके पास सच में एबिलिटीज हैं और उसने जानबूझकर इसे छुपा कर रखा है ताकि उनके दुश्मनों को इसके बारे में ना पता लगे, क्योंकि खबर आई थी कि वे मॉन्स्टर्स इस आइलैंड पर भी पहुंच चुके हैं। तभी अचानक से नाना क्लिफ से गिरने लगती है, पर किसी तरह नाका उसे बचा लेता है और नाना कहती है कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। वहीं क्योया सीक्रेटली स्कूल में सभी स्टूडेंट्स का डेटा चेक कर रहा था। तभी वहां पर वह टीचर पहुंच जाता है और वह उससे पूछता है कि वह यहाँ कर क्या रहा है। क्योया कहता है कि वह बस इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है। अगले दिन प्रेसिडेंट के लिए मुगाव और सिया की फाइट होनी है, पर सिर्फ वही दोनों लड़ने वाले हैं क्योंकि नाकाजीमा ने विद्रोह कर लिया था, क्योंकि वह स्टूडेंट्स को अपनी ताकत नहीं दिखाना चाहता। पर सिया और मुगाव की लड़ाई में मुगाव हार जाता है, लेकिन उसे अपनी हार पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि सिया ने किसी चीटिंग के जरिए उसे हराया है और वह दोबारा खड़ा होकर एक पावरफुल फायरबॉल से हमला कर देता है। लेकिन सिया के साथ साथ वहां सामने कई सारे स्टूडेंट्स भी थे और ना चाहते हुए भी नाकाजीमा को अपनी एबिलिटीज का यूज करना पड़ता है और उसके फायरबॉल को ब्लॉक करने के बाद वह अटैक पूरी तरह से गायब हो जाता है। यह देखकर नाना हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि उसकी पावर्स क्या हैं। नाकाजीमा कहता है, असल में मेरी पावर्स दूसरों की पावर्स को न्यूट्रलाइज करना है। सबको बचाने की वजह से सारी क्लास डिसाइड करती है कि क्लास का प्रेसिडेंट नाकाजीमा ही बनेगा। यह पहली बार था कि स्टूडेंट्स ने किसी चीज के लिए उस पर भरोसा किया था और उसे लगता है कि यह नाना के बिना बिल्कुल नहीं होता, तो वह उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसी जगह पर बुलाता है। तभी नाना उसका हाथ पकड़ती है इस उम्मीद में कि जिंदगी में पहली बार उसे लोगों की सोच सुनाई देना बंद होगा। और जब ऐसा होता है वह काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसे सुकून महसूस हो रहा था। पर नाना नाकाजीमा को अचानक से क्लिफ से नीचे फेंक देती है। नाकाजीमा किसी तरह उस रस्सी को पकड़ लेता है। तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? नाना उसे बताती है कि वो असल में टैलेंटलेस है। जब मैंने देखा कि तुम बस बुक पढ़ने का नाटक कर रहे हो तो मुझे पता लग गया कि तुम आसपास के लोगों से डरते हो, और तुम्हारे गले के निशान से मुझे पता लग गया कि तुम्हारे पास कैट है। तुम क्या एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी हो? असल में ह्यूमैनिटी के दुश्मन ये टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। मैं तो बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हूँ जिसको गवर्नमेंट ने तुम सभी को मारने के लिए भेजा है, तुम्हारे साथ साथ, क्योंकि एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी के लीडर बनने के चांस तुम्हारे सबसे ज्यादा हैं।
नाकाजीमा और देर तक उस रस्सी को नहीं पकड़ पाता, जिसकी वजह से वो ओशन में गिर जाता है और इस तरह उसने अपने पहले टारगेट को खत्म कर दिया था। तब भी उसके पास एक कंफर्मेशन का मैसेज आता है कि उसने दुश्मनों के फ्यूचर लीडर को मार दिया है, जो कि अगर जिंदा बच जाता उसकी वजह से लगभग 1 मिलियन लोगों की जान चली जाती। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं, जहां की हमें पता चलता है कि जिन इंडीज ऑफ ह्यूमैनिटी को हिस्ट्री और मीडिया में मॉन्स्टर्स की तरह दिखाया जाता है, वो असल में ह्यूमन है, जिन्होंने अपनी पावर्स अवेकन की थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, दुनिया के कोने कोने में ऐसे बच्चे पैदा होने लगे जिनके पास स्पेशल पावर्स थे और हर जगह तबाही मचाने लगे। नॉर्मल ह्यूमन ऐसे लोगों के आगे नहीं टिक सकते थे, तो सरकार ने एक ऐसी स्पेशल पुलिस फोर्स बनाई जिनके मेंबर्स के पास स्पेशल पावर्स हो, पर वो खुद को ह्यूमन से सुपीरियर मानने लगे और वो भी उनके दुश्मन बन गए। इन सब की वजह से बहुत ही लंबा युद्ध चला, जिससे कि आखिर में टैलेंटलेस लोगों ने जीता। और ताकि ऐसी गाड़ दोबारा ना हो, सरकार ने सारे टैलेंटेड बच्चों को इस सुनसान से आइलैंड पर भेज दिया और उन्हें बताया जाता है कि यहाँ उनकी ट्रेनिंग चलेगी। वो साथी एजेंट्स को बेचते हैं जिनका काम उन्हें सीक्रेटली मारना होता है। आगे हम उन सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग चल रही है और देखने में ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल टीनेजर हों, जहाँ कुछ एक दूसरे की चीड़ा रहे हैं और कई लोग अपना टैलेंट शो ऑफ कर रहे हैं। वही सेया की एबिलिटीज को देखते हुए नाना को लगता है कि अगला टारगेट उसका वही होना चाहिए, क्योंकि उसकी एबिलिटीज कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तो वह सबसे पहले सेया के बारे में और जानना शुरू कर देती है, जहां वह क्यूट से लड़की बनकर उसके बारे में जानने लगती है। तभी नाना सोचती है कि उसे जल्द ही अपने प्लान को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अब स्टूडेंट्स ने नोटिस करना शुरू कर दिया है कि वो उसका दोस्त बनना चाहती है। और इस बार क्योया उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने रूम में इन्वाइट करता है। अंदर जाने के बाद नाना को पता लगता है कि उससे वीडियो गेम्स का बहुत ज्यादा शौक है और जितना सीरियस वो लगता है उतना वो है नहीं। असल में मुझे लगता है कि चीजों से बड़ा ही जल्दी ऑब्सेशन हो जाता है। इसके बाद जब नाना वहां से जा रही थी तो क्योया उसे नाकाजीमा की वॉच दिखाता है। क्या तुम मेरे साथ क्लिफ तक चलोगी? जिसके बाद वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। तुम्हें पता है क्या तुम्हारे दिन की दोपहर को तुमने क्या क्या किया था? मैं नाकाजीमा के साथ थी, पर तुम आफ्टरनून के बारे में ही क्यों पूछ रहे हो? जब मैं एलिन पे घूम रहा था, मुझे ये क्लिफ मिली जहां मैंने ये टूटी हुई सेफ्टी रोप से देखी, जिस रोप में नाकाजीमा की वॉच फंसी हुई थी और उसकी घड़ी 6 बज रही थी। या तो खुद उसने कूद कर अपनी जान दी है या तो किसी ने उसकी जान ली है और उसने जान बच के उसकी घड़ी यहाँ पर छोड़ दी। आगे क्योया उसी वेंडिंग मशीन से दूध निकालता है, जिस दौरान वह सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करते। वहीं जब वह शेड में जाता है, बाहर नाना उस पर नजर रख रही थी, जहां वह देखता है कि बिल्ली नहीं है और विंडो का दरवाजा बंद है, जबकि जाते वक्त वह खोल कर गया था। वह दूध गर्म करने लगता है, पर जैसे ही वह गैस ऑन करता है वहां धमाका हो जाता है और यह सारा प्लान नाना का था, जिसने जानबूझ के कियोया को कैट के बारे में याद दिलाया था ताकि वह उस शेड में जाए। नाना को पता चल गया था कि कियोया ढंग से सूंघ नहीं सकता, क्योंकि उसके रूम में चारों तरफ कूड़ा पड़ा हुआ था और सब्जियों पर एक्सपायरी डेट के साथ स्टिकर चिपके हुए थे। नाना एक्टिंग करते हुए उसके पास जाती है और फिर वह यह कहते हुए वहां से जाने लगती है कि वह मदद लेकर आएगी, पर तभी कियोया उसका पैर पकड़ लेता है और पूछता है, तुम सबसे पहले यहाँ कैसे आई? मेरी एबिलिटी इमोर्टैलिटी है और तुम अभी शॉक क्यों दिख रही हो? तुम दिमाग को पढ़ सकती हो ना, तो तुम्हें यह चीज क्यों नहीं पता? पर कियोया के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उसी ने यह सारा प्लान बनाया था। आगे वह बाकी के स्टूडेंट्स के साथ उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा था और सीधा नाना का नाम लेने की जगह वह कहता है कि इसके पीछे शायद एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी का हाथ है। पर स्टूडेंट्स को यकीन नहीं होता कि मॉन्स्टर्स उनके आइलैंड पर हैं। तभी कुछ लड़कियों को हम बड़ा ही खुश होता हुआ देखते हैं, क्योंकि एक लड़की जिसका नाम मीचिरू है, उसे लव लेटर मिला है और उसे स्कूल के बाद मिलने के लिए बुलाया है। तभी मीचिरू देखती है कि नाना के पैर पर चोट लगी है और वह तुरंत उसे चाटने लगती है, जिसके बाद नाना की चोट ठीक हो जाती है, यानी वह किसी भी जख्म को चाट कर ठीक कर सकती है। पर यह एबिलिटी उसके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि वह जब भी अपनी पावर्स का यूज करती है उसकी जिंदगी कम होती रहती है। आगे जब वह उस लड़के का इंतजार कर रही थी, वहां कोई लड़का नहीं आता, बल्कि वहां नाना आती है और उससे बताती है कि ऐसा कोई लड़का एग्जिस्ट नहीं करता। यह सारा उन दोनों लड़कियों का प्लान था, जो कि नाना को लेटर्स के ऑब्सेशन और उन दोनों की हरकतों को ऑब्जर्व करके पता लग गया था। पर ऑब्वियसली वह कहती है कि उसने दिमाग पड़ा। वहीं मीचिरू बेचारी दुखी हो जाती है, पर तभी नाना उसे चेयर अप करती है और उसे साथ में लंच के लिए लेकर जाती है और अब उसे अपना अगला टारगेट मिल जाता है। पर अब उसे पहले से ज्यादा सावधान होना होगा, क्योंकि उस धमाके के बाद से क्योया उस पे और भी ज्यादा शक करने लगा है। वहीं नाना सोच रही थी कि वह भला मीचिरो को कैसे मारेगी, क्योंकि वह चाट कर अपने वॉन्ट्स को हील कर सकती है, तो उसे मीचिरो पर पीछे से हमला करना होगा ताकि वो अपने वॉन्ट्स को चाट नहीं पाएगी। पर जब वह मीचिरो के पास जाने लगती है, क्योया उसके रूम के बाहर ही बैठा था। वह उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। क्योया कहता है कि उससे डर है कि कहीं एनिमीज उसके ऊपर हमला ना कर दें, तो इसलिए वह उसे गार्ड कर रहा
रहा है। मैं तुम्हें और भी अच्छे से गार्ड कर पाऊंगा अगर हम साथ में सोए तो, और मैं तुम्हें लोरियां भी सुना सकता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर जब वह मिचिरू के रूम के अंदर जाता है, वह देखता है कि नाना घायल पड़ी हुई है। नाना क्योया को बताती है कि उसने मॉन्स्टर्स की मन की आवाजें सुनी थी कि वो मिचिरू को मारने जा रहे हैं, तो इसलिए वह भागती हुई यहाँ आ गई। और वह मॉन्स्टर्स के बारे में बताती है कि वो इनविजिबल थे और उसके ऊपर हमला करके वो वहां से भाग गए। ऑब्वियसली ये सारी चीजें झूठ थी और उसने खुद पर ही हमला किया था ताकि क्योया उसे एक विक्टिम की तरह देखे और उस पर शक न करे। लेकिन इससे भी क्योया का शक खत्म नहीं होता। जब उसने मॉन्स्टर्स की आवाज सुनी तो उसने मुझे बुलाया क्यों नहीं, और नाना के ऊपर हमला करके वो भाग क्यों गए जबकि वो इनविजिबल है। वो तो आराम से क्योया और मिचिरो को मारकर वहां से जा सकते थे। अगले दिन वह क्लासरूम में नाना से यह सारे सवाल पूछता है, लेकिन अभी तक उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि वह झूठ बोल रही है। वहीं जब सभी स्टूडेंट्स को कल के इंसिडेंट के बारे में पता लगता है, वह हीरो बन जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर वह वहां रोने लगती है और रूमर स्प्रेड करती है कि एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी इस आइलैंड तक पहुंच चुके हैं और उन्होंने ही नाकाजिमा को मारा है। उसकी एक्टिंग इतनी ज्यादा कन्विंसिंग है कि मिचिरू कहती है कि उन्हें नाना को ही क्लास प्रेसिडेंट बना देना चाहिए, क्योंकि उसने मिचिरू की जान जो बचाई है, ऊपर से उसके अलावा कोई और प्रेसिडेंट कैसे बन सकता है, क्योंकि वो बहादुर है और लोगों का दिमाग भी पढ़ सकती है। और इस बात से सभी लोग एग्री कर जाते हैं। और अब क्योंकि वह क्लास प्रेसिडेंट बन चुकी है, वह अपनी नई अथॉरिटी का यूज करती है और मिचिरू से कहती है कि वो सब स्टूडेंट की डिटेल इकट्ठा करे, जैसे उनके नाम और उनकी पावर्स। और बेचारी मिचिरू बिना कोई शक किए उसकी बात को मान लेती है। तब भी वहां पर क्योया आ जाता है और वह भले ही उस पर शक करने के लिए माफी मांगता है, पर उसे देखकर नाना समझ जाती है कि वो अभी भी उस पर शक करता है। और आगे वह उससे सवाल पूछता है कि भला उसके पीठ का जख्म ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि वो किसी वेपन से किया गया हो। पर नाना कहती है कि उसे लगा ये तो उसके नाखून वगैरह होंगे। क्योया के शक की वजहों से वह अपने अगले मर्डर के लिए ऐसे वक्त का इंतजार करती है जब वो दोनों अकेले हों। उसने नाना को उसकी जान लेता हुआ देखा है और इस फोटो में नाना देखती है कि वो कीची का गला घोंट रही है। नाना मासूम बनने की एक्टिंग करती है और कहती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। पता नहीं ये सारी चीजें क्यों दिख रही है। ये कन्विंस करने के लिए कि वो सच में फ्यूचर देख सकता है, कीची उसे कैफेटेरिया में लेकर जाता है। वह उसे कहता है कि लोग फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते हैं और वह उसे एक और फोटो दिखाता है जिसमें उसके ऊपर एक नूडल की प्लेट गिर रही है। फोटो देखकर जब वेट्रेस नूडल लेकर आती है, नाना उसकी जगह कुछ और ऑर्डर कर देती है, लेकिन वापस जाते वक्त उसका पैर फिसल जाता है जिससे वो सारे नूडल नाना के मुंह पर जाकर गिरते हैं। नाना को यकीन हो जाता है कि कीची सच में फ्यूचर देख सकता है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। कीची उससे पूछता है कि वह भला उसे क्यों मारना चाहती है, पर नाना कहती है कि उसे नहीं पता कि वो ऐसी फोटो क्यों आई है और इसके बारे में वो कुछ नहीं जानती। जिसके बाद कीची उसे एक और फोटो दिखाता है, जिसके बाद कीची सो जाता है और नाना देखती है कि उसने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था। इसके बाद कुछ देर में ही उस कैमरे से कुछ फोटोज बाहर आती हैं। वो सारी फोटोज फ्यूचर की थी। वहीं एक फोटो को देखकर नाना हैरान हो जाती है और वो उसे छुपा लेती है। इसके बाद वो कैमरे को बाहर लेकर जाती है कि क्या उससे फोटो खींचने पर फ्यूचर दिखता है या नहीं, लेकिन कीची ही है जो कि उस कैमरे का यूज करके फ्यूचर देख सकता है। यानी वो अपने सपने में विजन्स देखता है जो कि वो कैमरे के जरिए प्रिंट कर सकता है। अगले दिन कीची को पता लग जाता है कि नाना ने उसकी एक फोटो चुराई है, क्योंकि हर रात वो 5 विजन्स देखता है, ना कभी उससे ज्यादा ना कभी कम। पर जब वो आज सुबह उठा, एक फोटो कम थी और जब वो नाना को चेक करता है उसे वो फोटो मिल जाती है। और उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि फोटो में नाना की डेड बॉडी दिख रही है। इससे कीची को यकीन हो जाता है कि आज वो नहीं मरने वाला, बल्कि अब उसका इंटरेस्ट जाग चुका है कि नाना की ऐसी हालत कैसे हुई। तो वह नाना से रात को पिए शेड में मिलने को कहता है। पर आज कीची की ही जान जाने वाली है, क्योंकि जो फोटो कीची को मिली है वो नकली है, जो कि उसने कैमरे को चुरा कर खींची थी। इसके बाद वो कीची से पहले उस शेड में पहुंच जाती है ताकि वो उस पर सरप्राइज अटैक कर सके। पर जब वो टाइम देख रही थी, उसके पॉकेट से नीडल का डब्बा गिर जाता है और उसी वक्त वहां कीची पहुंच जाता है। तो जैसा कि कीची ने फ्यूचर में देखा था, नाना को उसी रॉक का यूज करना पड़ता है, पर वो पूरी तैयारी के साथ आया था। और जब नाना उसके ऊपर हमला करती है, वो उसे ही नीचे गिरा देता है और जब वो उसे छूने जाता है, नाना एक नीडल को उसके हाथ में चुभा देती है। कीची को समझ नहीं आता कि नाना की जगह उसकी क्यों मौत आ रखी है। और जब नाना उसे सारी चीजें बताती है, वो सिर्फ अपनी बेवकूफी को कोस सकता था, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। कियोया और मिचिरू वहां पहुंच जाते हैं। वहीं नाना ने पहले ही झूठ की तैयारी कर ली थी। वो कहती है कि कीची के ऊपर एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी ने हमला किया है और जब वो यहाँ पहुंची, उसकी मौत हो चुकी थी। कियोया ओबियसली उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। कियोया उसे पहले ही वो फेक फोटो मिल चुकी थी। इसके अलावा कीची ने बाकी स्टूडेंट से कहा था कि वो नाना को डेट कर रहा है। वो फोटो और उस इन्फॉर्मेशन की वजह से कियोया को शक होता है कि नाना और कीची के बीच में कुछ चल रहा था, लेकिन नाना को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो वो कहती है कि कीची ने उसकी ऐसी तस्वीरें खींची थी ताकि वो उससे ब्लैकमेल करके अपनी गर्लफ्रेंड बना सके, और अगर वो मना करती तो वो ये सारी फोटो पूरी क्लास को दिखा देता। उसकी फुल प्रूफ स्टोरी को सुनकर कियोया उसे जाने देने का डिसाइड करता है, लेकिन इसके बाद वो फिर से कीची
के रूम में जाती है ताकि वो बाकी की फ्यूचर की फोटोज को ले सके, लेकिन वहां से एक फोटो मिसिंग थी और ये वही फोटो है जिसमें वो नाकाजीमा को धक्का दे रही है। ये फोटो कीची अपने साथ में लेकर घूम रहा था, जो कि अब मिचिरू के हत्थे लग जाती है। लेकिन ये भोली भाली औरत उस फोटो को नाना को ही दिखाती है और उससे पूछती है कि इसका मतलब क्या है। पर एक तरह से उसके लिए डिसीजन अच्छा था, क्योंकि इसकी वजह से वो डिसाइड करती है कि फिलहाल के लिए वो मिचिरू को नहीं मारेगी। तो नाना कहती है कि कीची की फोटोशॉपिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है और वो इन फोटोज का यूज करके स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करता है। मिचिरू उसकी बातों में आ जाती है और जब नाना कहती है कि वो इस बात को सीक्रेट रखे, वो उसके लिए भी मान जाती है। अगले दिन जब सभी कीची का फ्यूनरल अटेंड कर रहे थे, केविया पहुंचकर कहता है कि उन्हें उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम कराना चाहिए। पर जब वह उसके कास्केट को खोलने जाता है, तब एक कीची उसके अंदर से बाहर आ जाता है और ये सारा किया धरा शिंजी नाम के स्टूडेंट का है, जिसके पास नेक्रोमेंसी की ताकत है। एक डेड बॉडी को कंट्रोल करता हुआ देखकर एक लड़की जिसका नाम यूका है कहती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर शिंजी कहता है कि उसे ऐसा करना ही पड़ेगा अगर वो उसकी मौत की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं। तो एक ऑटोप्सी करने की जगह शिंजी डायरेक्टली कीची से पूछ सकता है, पर नाना उन्हें रोकने के लिए पूरी एक्टिंग शुरू कर देती है और कहती है कि वो कीची की चिल्लाने की आवाजें सुन सकती है। वह इस बॉडी में वापस आकर बहुत ज्यादा तकलीफ में है। इस तरह से वह तो बस उसके सोल को टॉर्चर कर रहे हैं और हर बार की तरह सारे स्टूडेंट्स नाना की बातों को मान लेते हैं और शिंजी को ऐसा करने से मना करते हैं। तो शिंजी अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट कर देता है और कीची वापस से अपने कॉफिन में चला जाता है। वहीं क्योया को भी पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि वो अपने हाथों से ही उस पर पोस्टमार्टम करने वाला था। अगले दिन नाना यूका के पास जाती है ताकि वो शिंजी की पावर्स के बारे में जान सके और बहाना लगाती है कि एक अच्छे क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते उसे सभी स्टूडेंट्स की पावर्स के बारे में पता होना चाहिए। पर उससे ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि शिंजी ज्यादातर अपने रूम में ही रहता है और कभी कभी ही क्लास में आता है। नाना को लगता है कि वो उससे कुछ नहीं छुपा रही, पर उसे शिंजी और यूका की दोस्ती भी अजीब लगती है, तो वो उनके बारे में और जानना चाहती है। और एक रात को वो देखती है कि यूका सीक्रेटली शिंजी से मिलने आई है और उनके बिहेवियर से उसे पता लग जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पर ये उसके लिए अच्छा ही है, क्योंकि अब वो एक साथ उन दोनों को मार सकती है। पर तब भी वहां पर क्योया पहुंच जाता है। अगले दिन जब स्टूडेंट्स की फिजिकल एजुकेशन क्लास थी, नाना बीमार होने का नाटक करती है और इन्फर्मरी में लेट जाती है। पर जैसे ही मिचिरू वहां से जाती है, वो वापस से उठ जाती है और दौड़ते हुए बॉयज के रूम में जाती है, जहां वो अपनी नीडल्स का यूज करके शिंजी को मार देती है। पर जब वो इन्फर्मरी में वापस आ रही थी, उसे नाली में फंसी हुई बिल्ली दिखती है। दोनों इन्फर्मरी में पहुंच जाते हैं, पर वहां नाना नहीं थी। तभी वो खिड़की के पास आ जाती है और क्योया से कहती है कि वो उसे बचा ले। यूका ने उसे बताया था कि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, जो कि इस वक्त बहुत काम आ सकती है, लेकिन यूका मदद करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे कैट से एलर्जी है। अगली रात को नाना यूका को मारने पहुंच जाती है और जैसे ही वो अपनी पॉइजन नीडल चुभाने वाली थी, कोई उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है, जो कि असल में शिंजी था, जिसे कि कल मर जाना चाहिए था। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो यूका है जिसके पास नेक्रोमेंसी की ताकत है और शिंजी के पास सुपर स्ट्रेंथ। शिंजी की मौत तो कब की हो गई थी और अब वो बस एक लाश है जिसे कि यूका कंट्रोल करती है। आगे वो उसे बताती है कि शिंजी की मौत कैसे हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और जब वो एक दिन मूवी देखने जाते हैं, वहां अचानक से आग लग जाती है, जिसमें शिंजी की मौत हो गई। लेकिन यूका उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो तब से ही उसे पावर से कंट्रोल कर रही है। और अब शिंजी की वजह से उसे पता लग चुका है कि नाना ही सभी स्टूडेंट्स की जान ले रही है। पर जब नाना उसे धमकी देती है कि वो उससे रिपोर्ट कर देगी, नाना कन्फेस कर लेती है कि उसने नाकाजीमा और बाकी स्टूडेंट्स की जान ली है। लेकिन फिर भी वो यूका जितनी बेरहम नहीं है, क्योंकि वो अपने विक्टिम्स को शांति से मरने देती है। यूका की तरह उनकी डेड बॉडी से खेलती नहीं और वो यूका को धमकी देती है कि वो उसके बारे में सब स्टूडेंट्स को बता देगी। लेकिन अगर वो उसके क्राइम्स को छुपाती है, तो वो यूका की जान लेने की कोशिश भी नहीं करेगी और उसके सीक्रेट्स को भी अपने तक ही रखेगी। लेकिन यूका उसके ऑफर को रिफ्यूज कर देती है और कहती है कि उसे पता होना चाहिए कि अभी कोई डील करने की हालत में वो नहीं है। लेकिन अभी भी नाना हार नहीं मानती और कहती है कि वो उसे बता सकती है कि शिंजी उसके बारे में क्या सोचता है। यूका को अभी भी लगता है कि नाना दूसरे लोगों का दिमाग पढ़ सकती है, भले ही वो मर क्यों ना गया हो। तो वो शिंजी से नाना को छोड़ने को कहती है, पर अपना वादा पूरा करने की जगह वो कहती है कि शिंजी चाहता है कि तू मर जाओ और वहां से भाग जाती है। यूका समझ जाती है कि वो उसे उल्लू बनाकर यहाँ से भाग चुकी है, तो वो गुस्से में उसका पीछा शुरू कर देती है। यहाँ तक कि उसे पकड़ने के लिए उसने आसपास के एरिया की लाशों को भी जिंदा कर दिया। इतनी सारी स्टूडेंट्स की लाशों को देखकर नाना हैरान हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब उसे यहाँ भेजा था, उन्होंने उसे नहीं बताया था कि यहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स की जान गई है। काफी देर तक सोचने के बाद उसे लगता है कि आज तो प्रीवियस जनरेशन के टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने एक दूसरे की जान ली है, या फिर जो भी उससे पहले सीक्रेट एजेंट आया होगा